नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल यादव आरबीएस महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसा कि हमने पिछली क्लास में अरहर के बारे में अध्ययन किया था, तो आज की जो हमारी क्लास होगी वो होगी मूंग की, ग्रीन ग्राम की। आज हम पढ़ाई करेंगे मूंग या ग्रीन ग्राम के बारे में। तो मूंग, ग्रीन ग्राम या फिर मूंग बींग, इसे हिंदी में बोलते हैं मूंग बींग। और इसका वानस्पतिक नाम होता है विग्ना रेडियाटा। मूंग का वानस्पतिक नाम होता है विग्ना रेडियाटा। और ये फैबेसी कुल का होता है। किस कुल का? इसकी जो फैमिली होती है फैबेसी होती है। और इनमें गुणसूत्रों की संख्या की बात करें तो गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर 22 या फिर 24। और अंकुरण, इसका जो अंकुरण होता है ये होता है अधोभूमिक, उपभूमिक होता है। अधोभूमिक नहीं, उपभूमिक होता है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में आप सबको बताया था अधोभूमिक और उपभूमिक क्या है, इपीजीएल हाइपोजीएल के बारे में। तो अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा है ये चीज़ कि इपीजीएल या हाइपोजीएल क्या है, तो पिछली क्लास जाके देख ले और उसमें पूरा क्लियर बताया गया है। महत्व एवं उपयोग, मूंग का महत्व एवं उपयोग। तो बात करते हैं, मूंग जो है, मूंग से दालें, मूंग से जो है दालें बनाई जाती हैं, मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, पापड़ बनाए जाते हैं, मुगौड़ी बनाई जाती है। मूंग की दाल को अत्यधिक लोकप्रिय माना जाता है। ये बहुत लोगों के द्वारा पसंद किया जाता है खाने में। और बात करेंगे मूंग में पोषक मान की या पोषण मान की, न्यूट्रिएंट वैल्यू ऑफ ग्रीन ग्राम। तो प्रोटीन जो होती है, इसमें प्रोटीन होता है 24%। कितना? 24%। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। जो प्रोटीन का कंटेंट होता है ये 24% होता है। वहीं फैट या वसा की बात करें तो 10% होता है। कितना? फैट या वसा 10% पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो 1.2% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। वहीं कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम जो है 75 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम में पाया जाता है। कितना? 75 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम में पाया जाता है कैल्शियम। और आगे देखते हैं हम तो उत्पत्ति एवं इस इतिहास के बारे में। इसकी उत्पत्ति स्थल कहाँ हुई, कैसे? तो बेबीलोप के अनुसार मूंग का जन्म स्थान भारत के मध्य एशिया, कहाँ? भारत या मध्य एशिया। जो बेबीलोप थे वैज्ञानिक, उनके अनुसार मूंग की उत्पत्ति स्थल माना जाता है। उनके द्वारा बताया गया कि मूंग का उत्पत्ति स्थल मध्य एशिया या फिर भारत है। वहीं बात करेंगे वितरण एवं क्षेत्रफल की। तो मूंग की खेती विश्व में बहुत ही कम देशों में की जाती है। जो मूंग है, मूंग की खेती विश्व के बहुत कम देशों में की जाती है, बिल्कुल एकदम ना के बराबर। भारत में दक्षिणी पूर्वी एशिया के कुछ देशों में मूंग की फसल अधिक क्षेत्रफल पर की जाती है। या तो भारत या तो फिर दक्षिणी पूर्वी एशिया के कुछ देशों में की जाती है। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में मूंग की खेती मिश्रित या फिर शुद्ध है, यानी अकेले दोनों प्रकार की खेती की जाती है उत्तर प्रदेश में। फिर भी मूंग का क्षेत्रफल बहुत कम है। जितना किया जाता है प्रेजेंट टाइम में, जितनी खेती की जाती है मूंग की, वो भी एक हिसाब से बहुत कम है। उत्तर प्रदेश में बात करें तो उत्तर प्रदेश में मूंग की खेती लखनऊ, रुहेलखंड, झांसी, इन सब मंडल में अधिक, झांसी और फैजाबाद मंडल में अधिक की जाती है। वहीं आगे बात करेंगे मूंग की खेती के लिए जलवायु, किस जलवायु में मूंग की खेती अच्छी होती है या करना चाहिए। तो मूंग की फसल गर्म एवं शुष्क जलवायु में उगाई जाती है। किसमें? गर्म या शुष्क। मूंग की जो फसल है इसकी खेती गर्म या शुष्क जलवायु में की जाती है। मूंग की फसल के लिए अधिक वर्षा हानिकारक होती है। क्या? मूंग की अगर खेती करनी है तो उसके लिए अधिक वर्षा वाले क्षेत्र भी में नहीं किया जा सकता, या फिर अधिक वर्षा हो जाए तो मूंग की फसल प्रभावित होती है। परंतु बात करते हैं 100 सेमी वर्षा वाले क्षेत्रों पर या स्थानों पर मूंग की खेती की जा सकता है, या फिर 60 से 70 सेमी वार्षिक वर्षा वाले स्थानों पर भी मूंग की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। वहीं बात करेंगे भूमि की, कि मूंग की खेती के लिए किस प्रकार की भूमि उपयुक्त होती है। तो मूंग की फसल के लिए काली मिट्टी, दोमट मटियार तथा एलुवियल आदि सभी प्रकार की मृदाओं में सफलतापूर्वक उगाई जा सकती है। मूंग की जो खेती है उसके लिए मिट्टी की बात करें तो मूंग की खेती काली मिट्टी, दोमट या फिर मटियार और एलुवियल, इन सभी प्रकार की मिट्टियों में मूंग की खेती आसानी से की जा सकती है सफलतापूर्वक। वहीं भारी भूमियों की अपेक्षा हल्की भूमि, जैसे भारी भूमि और हल्की भूमियों की अपेक्षा हल्की भूमियों में अच्छी उत्पादन प्राप्त होता है। इसके पौधे जो है
पौधों का अच्छा वृद्धि होता है और अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। भारी भूमियों में जल निकास उत्तम प्रबंध होना चाहिए। अगर भारी भूमि की बात करें तो भारी भूमि जो है उसमें जल निकास का जो होना जल निकास अच्छा होना चाहिए। और मूंग की सबसे उत्तम उपज के लिए दोमट मिट्टी अच्छी होती है। अगर मूंग की अच्छी उपज लेनी है तो हमें उसके लिए दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। दोमट मिट्टी में मूंग का जो पौधा होता है उसकी वृद्धि अच्छी होती है और उत्पादन भी बहुत अच्छा होता है। वहीं बात करेंगे हम मूंग की उन्नतशील प्रजातियों के बारे में कि मूंग की कौन कौन सी उन्नतशील प्रजातियां हैं। तो पहली जो प्रजाति है पूसा बैसाखी। कौन सी? पूसा बैसाखी। यह फसल अवधि जो है 60 से 70 दिन। पूसा बैसाखी जो किस्म है ये 60 से 70 दिन में तैयार हो जाती है और दानों का रंग हरा होता है और ग्रीष्म काल के लिए उत्तम होती है, गर्मियों के लिए उत्तम होती है और 90% फलियां इसमें एक साथ पकती हैं। लगभग इसमें इसका पकने का जो समय होता है, इसकी जो फलियां होती हैं लगभग फलियां एक साथ ही पकती हैं। अगली जो वैरायटी है हाइब्रिड 45 या जवाहर 45। अगली वैरायटी का नाम है हाइब्रिड 45 या जवाहर 45। यह जाति 65 से 80 दिन में पकने वाली है। कितने दिन में? हाइब्रिड 45 या फिर जवाहर 45, ये 45 से 90 दिन में पकने वाली प्रजाति है। प्रतिकूल परिस्थितियों में अच्छी पैदावार देती है। अगर फसल के हिसाब से अनुकूल परिस्थिति ना बल्कि प्रतिकूल परिस्थिति हो तो उसके हिसाब से भी अच्छी पैदावार उत्पन्न होती है या प्राप्त होती है। पौधे सीधे बढ़ने वाले होते हैं। ये जो हाइब्रिड 45 या जवाहर 45 प्रजाति है, इसके जो पौधे होते हैं ये सीधा बढ़ते हैं, सीधा बढ़ने वाले पौधे होते हैं और इनकी पत्तियों का रंग हल्का हरा होता है। ये खरीफ के लिए उपयुक्त होते हैं। कौन से सीजन के लिए? खरीफ सीजन के लिए ज़्यादा उपयुक्त होती है हाइब्रिड 45 या फिर जवाहर 45 प्रजाति। 10 से 12 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है हाइब्रिड 45 या फिर जवाहर 45 जो प्रजाति है उससे। वहीं आगे देखेंगे हम भूमि की तैयारी कि मूंग की खेती के लिए किस प्रकार से हम भूमि की तैयारी करते हैं, लैंड प्रिपरेशन या खेत की तैयारी। तो मूंग की फसल उगाने के लिए खेत को विशेष तैयारी की आवश्यकता नहीं होती। जैसा कि हम देखते हैं हमारी कुछ फसलें हैं जैसे कि आलू हो गया, गन्ना हो गया, तो इन सब फसलों के लिए हमें एक विशेष तरह से खेतों की तैयारी करनी होती है, अच्छी जुताई करनी होती है। तो मूंग की बात करें तो मूंग की खेती के लिए कोई विशेष प्रकार की तैयारी की आवश्यकता नहीं होती है। एक से दो जुताई करके मूंग की फसल को हम खेत में डाल सकते हैं हल या कल्टीवेटर से जुताई करके। बसंत ऋतु में आलू या गन्ने के खेत खाली होने पर, वहीं बसंत ऋतु में बात करें तो आलू या गन्ने का खेत जब खाली हो जाए तो मूंग की फसल को बो सकते हैं या फिर धान की फसल गेहूं की कटाई के बाद या फिर गेहूं की कटाई के बाद भी हम मूंग की फसल को बो सकते हैं पलेवा करके। बीज की बात करें तो बीज का चुनाव या फिर बीज किस प्रकार का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो बीज जो है हम बोने से पहले सर्वप्रथम देखते हैं या फिर उसका बीज का उपचार करते हैं फफूंदीनाशक दवा। पहली बात तो सबसे ये ध्यान देना चाहिए बीज का चयन करते समय कि बीज प्रमाणिक हो और फिर प्रमाणिक व फफूंदीनाशक दवाओं बोने से पहले उसको फफूंदीनाशक दवाओं से उपचारित होना चाहिए, जैसे कि एप्रोसन जीएन या फिर कैपेटॉन या थीरम या फिर जीरम से उपचारित करके बोना चाहिए। इन रसायनों का प्रयोग 2 से 250 ग्राम, कितना? 2 से 250 ग्राम 1 कुंटल बीज के लिए 2 से 250 ग्राम थीरम या जीरम ले लेते हैं और 1 कुंटल बीज को उससे उपचारित कर सकते हैं। वहीं बीज दर की बात करें कि 1 हेक्टेयर में मूंग की फसल का उत्पादन लेने के लिए हमें कितना बीज की आवश्यकता होती है या कितना बीज दर चाहिए। तो मिश्रित फसल के लिए बीज दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगर हम मूंग की फसल को मिश्रित करके बो रहे हैं, जैसे कि मूंग की फसल ज्वार या फिर बाजरे के साथ मूंग की फसल को मिश्रित करके बो रहे हैं, 2 फसलों को एक साथ बो रहे हैं, तो उसमें मूंग की जो फसल है उसके लिए 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर की आवश्यकता होती है। वहीं अकेली फसल बोनी हो, जैसे कि हम अपनी फसल में सिर्फ मूंग की खेती करनी है, मूंग को अकेले बोना है, तो उसके लिए 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, कितना? 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है।
पंक्ति से पंक्ति की दूरी की बात करें तो 40 से 45 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति दूरी रखी जाती है। वहाँ ग्रीष्म ऋतु में बीज दर की बात करें तो गर्मियों के मौसम में अगर हमें मूंग की खेती करनी है तो उसके लिए लगभग 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज रखते हैं, बीज की आवश्यकता होती है। और पंक्ति से पंक्ति की दूरी की बात करें तो 30 सेंटीमीटर, कितना, पंक्ति से पंक्ति की दूरी की बात करें तो 30 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति की दूरी होनी चाहिए। बोने का समय व विधि की बात करें कि किस समय मूंग की खेती करते हैं और किस तरीके से मूंग की खेती की जाती है, किस तरीके से बुआई की जाती है। तो बोने के समय की बात करें तो मूंग की फसल की बुआई अलग अलग समय पर, जैसे भारत की ही बात करें तो भारत में मूंग की फसल जो है अलग अलग समय पे, अलग अलग जगह पे, अलग अलग टाइम पे की जाती है। जैसे मुख्यतः बात करें तो जून जुलाई में उत्तरी भारत में मुख्यतः मूंग की फसल की खेती की जाती है। और उत्तरी भारत की बात करें तो बसंत व खरीफ ऋतु में उगाते हैं। उत्तर भारत में मूंग की खेती बसंत या फिर खरीफ ऋतु में उगाते हैं। कर्नाटक व आंध्र प्रदेश में बात करें तो ये रबी ऋतु में बोई जाती है मूंग की फसल। कर्नाटक व आंध्र प्रदेश में मूंग की फसल रबी ऋतु में बोई जाती है। फसल की बुआई छिटकुआ अथवा पंक्ति बीज से करते हैं। मूंग की जो बुआई होती है मूंग के बीज की बुआई या तो छिटकुआ विधि से कर सकते हैं या तो फिर पंक्ति से पंक्ति की विधि से कर सकते हैं। छिटकुआ विधि में पंक्ति विधि की अपेक्षा छिटकुआ विधि में पैदावार अच्छा होता है, उत्पादन अच्छा प्राप्त होता है। पंक्ति में बुआई करना अच्छा रहता है। क्यों अच्छा रहता है? पंक्ति में बुआई करने से हमारे पौधों के बीच की जो दूरी होती है वो मेंटेन रहती है और हमारे पौधे जो है अच्छी तरह से वृद्धि विकास करते हैं, उनमें फलियों की संख्या ज़्यादा होती है, उत्पादन अच्छा प्राप्त होता है। छिटकुआ विधि में ऐसा होता है कि जब छिटकुआ विधि में हमें तो पता नहीं होता, कुछ बीज पास हो जाते हैं, कुछ दूर दूर पे हो जाते हैं, तो ये समस्याएँ होती हैं। और पंक्ति से पंक्ति विधि का उपयोग करेंगे हम तो उसमें क्या है कि जो हमारा बीज होगा ये लाइन टू लाइन होगा और पौधों का वृद्धि एवं विकास भी अच्छे से होगा। वहीं देखते हैं कि जब हम बीज की बुआई करते हैं तो बीज जो है ज़मीन में 4 से 6 सेंटीमीटर अंदर होना चाहिए, मिट्टी के अंदर होना चाहिए। इतनी गहराई पे 4 से 6 सेंटीमीटर की गहराई पे बोना चाहिए। बीज उपचार की बात करेंगे, बीज उपचार को बोने से पहले राइजोबियम कल्चर से उपचारित करते हैं। मूंग का जो बीज होता है इसको बोने से पहले राइजोबियम कल्चर से उपचारित करते हैं। ये राइजोबियम कल्चर में पानी लेते हैं 500 मिलीग्राम और उसके बाद 50 ग्राम गुड़ लेते हैं, लगभग 200 ग्राम राइजोबियम कल्चर लेते हैं और उसका एक घोल तैयार कर लेते हैं। घोल तैयार करने के बाद लगभग 10 किलोग्राम बीज को हम उपचारित कर सकते हैं। उसमें बीज को मिला देते हैं और उसके बाद बीज को 2 से 3 घंटे सुखा देते हैं, उसके बाद बीज को बो सकते हैं। या फिर बीज को सेरेसन दवाओं से उपचारित करने के बाद बीज को राइजोबियम कल्चर से उपचारित कर सकते हैं। ऐसा करने पर हमारा उपज अच्छी प्राप्त होती है और हमारे जो मूंग का बीज है, जो हमारा पौधा तैयार होगा उससे वो बिल्कुल स्वस्थ होगा, उसमें कोई रोग या कीट नहीं, कोई व्याधि नहीं होगी। बात करेंगे हम मूंग में खाद की, तो मूंग की खेती के लिए कितनी खाद की आवश्यकता होती है। वैसे तो मूंग की खाद के लिए अच्छी उपज लेने के लिए 20 किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस व आवश्यकता अनुसार 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से पोटाश की आवश्यकता होती है। कितना? 30 से 40 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता होती है। मूंग का जो पौधा है इसमें जड़ ग्रंथियां पाई जाती हैं और ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन भी करता है, यानी कि नाइट्रोजन को ऑब्जॉर्व करता है मूंग का पौधा। अब मूंग को जो है हरी खाद के रूप में भी बहुत उपयोग किया जाता है। मूंग के पौधों को, मूंग के फलियों को तोड़ाई करने के बाद मूंग के जो पौधे होते हैं उसको हैरो से या फिर रोटावेटर से जुताई करके मिट्टी में मिला देते हैं, तो ये जो हरी खाद तैयार होती है हमारी। ये मूंग का जो पौधा होता है इसमें नाइट्रोजन, हमारी मिट्टी में नाइट्रोजन का जो कहते हैं धारण करता है, नाइट्रोजन को खींचता है और हमारे मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। सिंचाई की बात करें तो ग्रीष्म काल में, अगर गर्मियों के ऋतु में मूंग का जो पौधा होता है उससे 4 से 5 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है, या फिर आवश्यकता अनुसार हम सिंचाई करना चाहिए कि किस टाइम पर आवश्यकता पड़ती है, आवश्यकता है अगर
तो सिंचाई उस टाइम भी हम कर सकते हैं। निराई गुड़ाई की बात करें या निराई गुड़ाई या खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो वैसे तो अगर चारे के लिए फसल लेनी है तो हमें निराई गुड़ाई या खरपतवार नियंत्रित करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। या फिर हम खाद के लिए भी, हरी खाद को तैयार करने के लिए भी, हरी खाद के लिए अगर मूंग की फसल की बुआई करते हैं तो उसके लिए भी हमें कोई खरपतवार नियंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। जहाँ बात करेंगे हम दाने के लिए, अगर दाना लेना है हमें तो दाने के लिए हम खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। दाने के लिए हम क्या करते हैं, दाने के लिए पहली बुआई के बाद 25 से 30 दिन के बाद, बुआई किया, बुआई करने के बाद पहली जो निराई होगी वो 25 से 30 दिन बाद कर सकते हैं और दूसरी वाली 45 दिन बाद कर सकते हैं। बुआई के 45 दिन बाद आवश्यकता अनुसार करनी चाहिए। या तो फिर हमें कुछ रासायनिक विधि या कुछ रसायन द्वारा भी हम खरपतवारों का नियंत्रण किया जा सकता है। इसके लिए फ्यूलोक्लोरीन बेसालीन 1 किलोग्राम 1000 लीटर पानी में घोल मिलाकर बुआई से पूर्व, इसका घोल बनाकर 1000 लीटर पानी में बुआई से पूर्व मिट्टी में मिला देना चाहिए। मिट्टी में 4 से 5 सेंटीमीटर नीचे तक छिड़क देना चाहिए और 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई में मिट्टी में अच्छी तरह से मिला देना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारे खरपतवार जो है मिट्टी में ही मर जाते हैं, वो पनप नहीं पाते हैं, पैदा नहीं हो पाते हैं। कटाई मड़ाई, मूंग की फलियों में गुच्छा लगता है। जो मूंग की फलियां होती है, मूंग की फलियों में देखें गुच्छे लगते हैं और पकने पर फलियों का रंग हरे से पीला काला होने लगता है। जो फलियां होती हैं वो पहले हरे होते हैं, फिर पीला काला होना शुरू हो जाती हैं। 6 से 7 सप्ताह बाद फलियां पकना शुरू होती हैं। मूंग की जो फली होती है ये पकती हैं, 6 से 7 सप्ताह बाद पकना शुरू हो जाता है। 2 से 3 बार पूरी फसल चक्र, यानी पूरी फसल से 2 से 3 बार हम फलियों की तोड़ाई कर सकते हैं। 2 से 3 बार फलियों की तोड़ाई कर सकते हैं। उपज की बात करें कि दाने की औसतन उपज की बात करें तो 10 से 12 कुंटल पर हेक्टेयर हमें प्राप्त हो जाता है। ग्रीष्मकाल फसल से 12 से 15 कुंटल। अगर गर्मियों की बात करें तो गर्मियों के मौसम में 12 से 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर हमें दाने मिलते हैं और औसतन बात करें तो 10 से 12 कुंटल प्रति हेक्टेयर दाने की उपज प्राप्त होती है। वहीं इसमें देखेंगे कुछ रोगों के बारे में, कौन कौन से रोग लगते हैं या फिर उन रोगों के रोकथाम के लिए क्या उपाय किए जाते हैं। तो पीला मोजैक, येलो मोजैक डिजीज़, जो इसमें मेनली जो मुख्यतः लगता है एक रोग होता है पीला मोजैक, येलो मोजैक डिजीज़। इस रोग के कारण नई पत्तियां पीली हो जाती हैं। जब ये पीला मोजैक रोग लगता है तो इसके कारण पत्तियां पीली हो जाती हैं। पत्तियों के सिराओं का किनारा पीला हो जाता है। जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों के किनारे जो सिरा होता है ये पीला होना शुरू होता है। फिर उसके बाद पत्तियां धीरे धीरे पीले पड़ने लगती हैं और ये जो रोग होता है मुख्यतः ये सफ़ेद मक्खी द्वारा फैलता है। पीला मोजैक, येलो मोजैक डिजीज़ ये मुख्यतः मक्खियों द्वारा ही, सफ़ेद मक्खियों द्वारा ही फैलता है। सदैव क्या है, सफ़ेद मक्खियों का नियंत्रण के लिए, सफ़ेद मक्खियों द्वारा फैलता है तो हमें सफ़ेद मक्खियों का नियंत्रण करना चाहिए। उसके लिए 0.1% थायोडान या फिर और 0.1% मेटासिस्टाक के छिड़काव कर सकते हैं जिससे इससे बचा जा सके। वो भी फसल बोने के 20 से 25 दिन बाद। कितना? फसल बोने के 20 से 25 दिन बाद हमें 0.1% थायोडान और 0.1% मेटासिस्टाक का छिड़काव करना चाहिए और 3 से 4 बार 10 से 15 दिन के अंतराल पर करना चाहिए ताकि इन मक्खियों से बचा जा सके। वर्ण चित्ती, ये रोग है वर्ण चित्ती। इसमें क्या है, पत्तियों पर प्रायः वित्ताकार व्यास के धब्बे पड़ जाते हैं। जो पत्तियां होती हैं उनमें देखा जाता है कि धब्बे पड़ने शुरू हो जाते हैं ऐसे गोले में। कभी कभी होता क्या है कि रोगग्रस्त भागों के साथ मिलने वाले बड़ा नियमित आकार बन जाता है। ये धब्बे जो होते हैं कभी कभी बड़ा रूप आकार ले लेते हैं, पूरी पत्तियां लगभग रोगग्रसित हो जाती हैं। धब्बों का रंग बैगनी, लाल तथा भूरा होता है। जो इसमें धब्बे लगते हैं, वर्ण चित्ती में जो धब्बे लगते हैं ये शुरुआत होते हैं बैगनी, लाल तथा भूरे से। बैगनी, लाल, भूरा होता है। फलियों पर धीरे धीरे इनका प्रकोप फलियों पर भी पड़ना शुरू हो जाता है जिसके कारण फलियों का रंग काला पड़ना शुरू हो जाता है। ये जो चित्ती वर्ण होता है ये पहले पत्तियों को आक्रमित करता है, पत्तियों को संक्रमित करता है, उसके बाद इसका प्रकोप फलियों पर पड़ना शुरू हो जाता है और फलियां हमारी काली पड़ना शुरू हो जाती हैं। इसकी रोकथाम के लिए हमें 0.2% जिम्बेरेल के 10
का घोल 7 से 10 दिनों के अंतराल पर छिड़कना चाहिए ताकि इससे बचा जा सके। वहीं कुछ लगने वाले कीटों की बात करें तो उनकी कीट जो होते हैं, कौन कौन से कीट होते हैं, इनसे रोकथाम कैसे किया जाता है। तो इनमें जो जितनी भी फली वाली फसलें हैं, फलियों वाली, जैसे कि मूंग हो गया, उड़द हो गई, अरहर हो गई, मटर हो गई, उन सब में बिहार हेयरी कैटरपिलर जो कीट लगते हैं, सेमी लूपर, तंबाकू का कैटरपिलर और एफिड आदि, ये सब जो मेजर कीट हैं, प्रमुख कीट हैं, ये सारी फली वाली फसलियों में लगते हैं। फली वाली जो फसलें होते हैं उनमें लगते हैं। ये कीट पतंगों के नियंत्रण के लिए, इनके नियंत्रण के लिए हमें 0.15% थायोडान का छिड़काव करना लाभप्रद होता है, या फिर BHC 10%। क्या BHC 10%? 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हमें छिड़काव करना चाहिए ताकि इन कीटों से बचा जा सके। तो हमने देखा कि मूंग की खेती क्या है, मूंग की हिस्ट्री क्या है, कहाँ से शुरू होती है मूंग, उसके लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, किस प्रकार की जलवायु चाहिए होती है, कितना उपज प्राप्त होता है, कौन कौन से रोग लगते हैं। तो आज के लिए हमारी जो क्लास है यहीं तक है, और मिलते हैं हम अगली क्लास में एक नई क्लास के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।